टू चैनल में एजुकेट मैं नवल जतिन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है मनी एंड बैंकिंग। इस चैप्टर को आज हम लगभग ख़त्म करने वाले हैं। क्योंकि अब तक मैं इस चैप्टर के 2 पार्ट अपलोड कर चुका हूं, तो आज ये तीसरा पार्ट है। तो इस पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, इस पार्ट में हम जो बचे हुए कुछ टॉपिक्स हैं वो बुक्स के द्वारा हम कवर करने वाले हैं। और जो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में मैंने आप लोग को नोट्स प्रोवाइड कर दिए थे इस चैप्टर के, तो वो नोट्स के लिए आप लोग क्या करना है, उस अगर आपको फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट अगर आप लोगों को देखना है तो उस वीडियोस की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप जाके देख सकते हो अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट की वीडियो नहीं देखी है तो आज की वीडियो में हम बुक्स के द्वारा हम कुछ चीज़ें कवर करने वाले हैं, कुछ टॉपिक्स रह गए थे। तो देख इस बात की जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम पास किए और इस चैप्टर को जल्दी से जल्दी ख़त्म करते हैं। बट अगर आप चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा चैप्टर है पहला मनी। ओके, तो बुक्स के अकॉर्डिंग तो हमारा एक टॉपिक रहेगा था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम में हम गुड्स एंड गुड्स के द्वारा एक्सचेंज करते हैं। मतलब अगर हमें कोई भी चीज़ लेनी हो तो हम जब पैसे नहीं थे, जब ये उस समय की बात हो रही जब पैसे क्रिएट ही नहीं हुए थे, तो उस समय हम सामान का लेन देन कैसे करते थे। तो इसकी डेफिनेशन बनेगी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड गुड्स, मतलब सामान के द्वारा ही हम लेन देन करते थे। जैसे कि एग्जांपल ही मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे कि मेरे पास है चावल, सामने वाले के पास है गेहूँ। ओके, रुको मैं आपको एग्जांपल के द्वारा ही बताता हूँ, 2 मिनट। तो चलिए, तो जैसे कि यहाँ पर ये सॉरी गलती से बना रहा हूँ, A + B। ओके, तो जैसे कि इसके पास है राइस। ओके, इसके पास राइस है और इसके पास है आपका गेहूँ। ओके, और अगर ये बी वाले को चाहिए चावल चाहिए और ए वाले को चाहिए गेहूँ, तो ये लोग क्या करेंगे, एक दूसरे से ले लेंगे। ठीक है, अब एक दूसरे से लेने के बाद इसी को ही हम बोलेंगे बार्टर सिस्टम। क्यों? बार्टर सिस्टम में क्या हुआ, मेरे पास चावल थे और उसके पास थे गेहूँ, और मैंने उससे गेहूँ ले लिए, मैंने उसको चावल दे दिए। तो बस यही होता है बार्टर सिस्टम। तो अब इसकी कुछ लिमिटेशंस थी क्योंकि बार्टर सिस्टम चला ही नहीं। अब लिमिटेशन का मतलब ये तो है कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या थे, ये ख़त्म क्यों हो गया। तो ये ख़त्म इस बात चलिए जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी एक डेफिनेशन भी है, डेफिनेशन आप लिख लीजिए। तो यहाँ डेफिनेशन आपको दिखाई दे रही होगी अच्छे से। तो इस डेफिनेशन को आपको नोट्स में लिख लेना है साथ ही साथ, और इसको हम सीसी इकोनॉमी भी कहते हैं, मतलब कॉमोडिटी इकोनॉमी। ओके, तो आगे चलते हैं। चलिए, अब इसकी लिमिटेशंस, 4 लिमिटेशंस हैं इसकी। 4 लिमिटेशंस कौन कौन सी हैं? पहली है लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, और सेकंड है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, थर्ड है लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, और फोर्थ है लैक ऑफ स्टैंडर्ड इन डेफर्ड पेमेंट्स। तो ये 4 लिमिटेशंस हैं। अब अगर आपको पता ना हो तो मैं आपको बता दूं कि वही इन सब चीज़ों को इसने लिमिटेशंस हैं बार्टर सिस्टम की। इनको ख़त्म किसने किया? मनी, मुद्रा, पैसा। जब पैसा आ गया तो ये जो बार्टर सिस्टम का ख़त्म हो गया। ओके, अब लिमिटेशंस, ये आप सोचोगे लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस का मतलब क्या? मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड इन डेफर्ड पेमेंट्स, तो मतलब समझ गए होगे क्योंकि ये चीज़ तो आपको पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा। बट ये डबल कॉन्सिडेंस मतलब क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि डबल कॉन्सिडेंस का मतलब ये है कि जैसे कि मेरे पास चावल है और सामने वाले के पास भी, सामने वाले को चाहिए गेहूँ, बट इसमें कंडीशन क्या आ गई कि मेरे पास चावल है बट मैं देना नहीं चाहता और सामने वाले के पास गेहूँ है। ठीक है, सॉरी मैं जस्ट मिनट दोबारा से आप लोगों को समझाता हूँ, कन्फ्यूज़ हो जाएगा, मैं लिख के ही बताता हूँ आपको। ओके, तो जैसे कि A + B, तो जैसे कि ये A वाला जो है इसके पास है चावल। ठीक है, इसको चावल की आवश्यकता है, बट इसके पास क्या है, इसके पास गेहूँ है। तो इसके पास चावल है, मतलब इसको चावल, A को चावल चाहिए, B के पास चावल हैं, और बट B को क्या चाहिए, B को चाहिए गेहूँ, बट A के पास चावल नहीं है। तो अब आप खुद बताइए कि फिर वो एक्सचेंज कैसे करेंगे एक दूसरे से। अब ऐसा तो है नहीं मेरे पास चावल है मैं सामने वाले को दे दूंगा बट उसके बदले में मेरे को तो कुछ मिला ही नहीं, और वो कोई ऐसी चीज़ पकड़ा दे जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो फ़ायदा क्या है। तो यही लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस का मतलब है। और स्टैंडर्ड इन डेफर्ड पेमेंट्स का मतलब मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि स्टैंडर्ड इन डेफर्ड पेमेंट्स का मतलब क्या होता है, जो फ्यूचर में हम पेमेंट करने वाले हैं, तो वही चीज़ अब पेमेंट कैसे करेंगे हम, और ये चीज़ थी। ओके, और दूसरा आता है हमारा
मेज़र ऑफ वैल्यू, मतलब कि हम किसी भी चीज़ को मेज़र नहीं कर पाते थे। जैसे कि अगर हमें आलू चाहिए, टमाटर चाहिए, ओके, और सामने वाले हमें गोल्ड ले रहा है, उसके बदले में हम गोल्ड ले लेंगे और वो हमसे आलू टमाटर ले लेगा। मतलब सोचिए, गोल्ड को हम मेज़र कर रहे हैं किससे? आलू टमाटर से। खुद सोचिए, तो हम उस समय मेज़र नहीं कर पाते थे। पैसे जब आए तब तो अब देख लीजिए गोल्ड कहाँ पर है, पैसे और आलू टमाटर कहाँ पर है। ओके, और स्टोर ऑफ वैल्यू, हम किसी भी चीज़ को स्टोर तो नहीं कर सकते, बट पैसों को तो हम स्टोर कर सकते हैं ना। तो ये जो 4 लिमिटेशंस थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस थी। तो ये 4 लिमिटेशंस आप लोग को अच्छे से लिख लेनी है। ओके, लीजिएगा, मैं इसे यहाँ पे फॉर जूम कर दे रहा हूँ। ये 4 लिमिटेशंस आप अच्छे से लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ओके, आप डेफिनेशन ऑफ मनी आप एक देख चुके हो पहले से। मनी सप्लाई आई थिंक मैं आपको बता चुका हूँ पहले से ही। ओके, और आगे चलते हैं, जल्दी से देखते हैं, जल्दी से हमें टॉपिक्स ख़त्म करने हैं सारे। अभी M1 M2 M3 M4 मतलब एक न्यूमेरिकल बन जाता है इससे कि M निकालिए, M2 निकालिए, M3 निकालिए, M4 निकालिए। अब M1 ज़्यादा पूछ जाता है, मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, बट दोबारा से बता देता हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट भी है थोड़ा। ओके, तो चलिए, तो जल्दी से करते हैं बिकॉज फ़ोन में भी बैटरी भी नहीं है। तो चलिए जल्दी से जानते हैं पहले। अरे M1 कहाँ गया भाई? हाँ, M1 नहीं था। M1 निकालने का फॉर्मूला क्या था? C प्लस DD प्लस OD, मतलब करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक्स प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विद डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स प्लस अदर डिपॉजिट विद RBI। तो ये फॉर्मूला M1 निकालने का। ओके, और M2 निकालने का फॉर्मूला क्या है? चलिए देखते हैं। M2 निकालने का फॉर्मूला है, M2 का फॉर्मूला M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। ओके, और M3 का फॉर्मूला क्या है? M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स, और M4 M3 प्लस टोटल डिपॉजिट। ओके, तो ये 3 चीज़ें, ये 3 तो नहीं पूछ जाते, मेन होता है M1 निकालना। ओके, कभी कभी तो सारी ही चीज़ें निकालने के लिए आपसे न्यूमेरिकल्स में पूछ लेते हैं। ओके, तो ये चीज़ तो लगभग 3 चैप्टर पर। तो मैंने आपको सेंट्रल बैंक्स के कुछ फंक्शंस बताए थे, बट अभी कमर्शियल बैंक्स के कुछ फंक्शंस रह गए थे। चलिए उनके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि पेपर में कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी, तो हमें वो पढ़ना ज़रूरी है। ओके, तो फंक्शंस क्या थे? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और लोन्स। ओके, तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में भी कुछ चीज़ें आती हैं, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि पहला आता है करंट अकाउंट डिपॉजिट, दूसरा आता है फिक्स्ड डिपॉजिट, और थर्ड आता है हमारा सेविंग डिपॉजिट। और इन चीज़ों में डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है, इन तीनों में से क्या, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है? फिक्स डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट, जिसको हम डिमांड डिपॉजिट को ही हम करंट डिपॉजिट कहते हैं। ओके, और फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, सेविंग डिपॉजिट क्या होता है? तो ये चीज़ आप देख सकते हो सामने लिखा हुआ है। तो डिमांड डिपॉजिट होता है, ये चेकेबल डिपॉजिट होता है। ओके, और जो फिक्स डिपॉजिट होता है वो नॉन चेकेबल डिपॉजिट होता है। जो डिमांड डिपॉजिट होता है उसमें हम, वो डिमांड से आपको पता चला होगा, डिमांड। ओके, और दे डू नॉट कैरी एनी इंटरेस्ट, मतलब इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। और दूसरा, दे कैरी इंटरेस्ट विच इज़ डायरेक्टली विद द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब आप समझ सकते हो इसमें इंटरेस्ट नहीं होता, बट इसमें इंटरेस्ट होता है। तो आप ये दो तीन डिफरेंस बता दीजिए तो काम बन जाएगा आपका। अब सेविंग डिपॉजिट क्या होता है? देश डिपॉजिट कंबाइंड फीचर्स ऑफ बोथ करंट अकाउंट डिपॉजिट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट, मतलब दोनों, ये दोनों का एक ही होता है। सेविंग डिपॉजिट आप जानते हैं, इसमें हम पैसे रखते हैं। जो करंट डिपॉजिट होता है ना, वो तो करंट अकाउंट जो होता है हमारा, वो बिजनेसमैन के पास होता है, कि उनके जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं डे बाय डे। ओके, और जो सेविंग डिपॉजिट होता है वो पब्लिक के जो होते हैं, जो हम लोग जिसके अंदर पैसे वगैरह रखते हैं, जैसे हम एफडीज वगैरह भी बोल सकते हैं। ओके, अब एडवर्सिंग ऑफ लोन्स, अब इसमें भी अंदर भी कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे कैश क्रेडिट, डिमांड क्रेडिट और शॉर्ट टर्म लोन्स। अब शॉर्ट टर्म लोन्स और डिमांड लोन्स, इन 3 चीज़ों में डिफरेंस पूछ लिया जाता है। इन तीनों का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, तो इसमें क्या आता है कि डिमांड लोन्स मतलब डिमांड के द्वारा, डिमांड से आप समझ सकते हो। ओके, और शॉर्ट टर्म मतलब कुछ समय के लिए ही लोन लिया जाता है, छोटे समय के लिए। ओके, और एक होता है हमारा कैश क्रेडिट refers to the loan given in the against is the correct assets of a stocks and a bread and a credit limit is a sectional annual amount of a credited in his account। तो इसमें क्या होता है, हम बोरो करते हैं। ओके, बोरो विड्रॉ जो करते हैं हम, तो उसी को हम कैश क्रेडिट भी कह सकते हैं, और ये स्टॉक में होता है। ओके,
तो इतना तो आप खुद समझदार हो, डेफिनेशन पूरी आपके सामने है। अब मेरे को नहीं लगता कि समझाने की मेरे को ज़रूरत है, आप खुद ही समझ रहोगे। ओके, हम बिना टाइम वेस्ट किए और नेक्स्ट टॉपिक से कवर करते हैं। इन तीनों डिफरेंस को आप आराम से अपने आप से भी एक्सप्लेन कर सकते हो। और तो अब हम बात कर रहे थे एडवर्सिंग ऑफ लोन्स के बारे में। ओके, तो एडवर्सिंग्स ऑफ लोन्स में क्रैश क्रेडिट आता है, ओके, और डिमांड लोन्स आता है और शॉर्ट टर्म लोन्स। अब इन तीनों का मतलब पढ़कर ही आप समझ सकते हो, इतना मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। ओके, और वैसे ही पेपर में कम ही पूछा जाएगा, ज़्यादा नहीं पूछा जाता। ओके, तो इनके डेफिनेशंस आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिए, तो वैसा क्या बुक्स में है ही। ओके, और दूसरा आता है सेकेंडरी फंक्शंस का। सेकेंडरी फंक्शंस में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, एजेंसी फंक्शंस, और दूसरा होता है डिस्काउंटिंग बिल्स, और एक और था, इसका कहाँ गया भैया, अरे कहाँ गया भैया आप। और दूसरा आता है जनरल यूटिलिटी फंक्शंस। तो इन चीज़ों को मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। तो सॉरी, ये जो 3 फंक्शंस थे, ओवर ड्राफ्टिंग वाला, ये जितने भी थे सारे मैं आपको ये एक पेज होमवर्क में दे रहा हूँ। और जो ये था एक, जो कहाँ पे गया भैया ये, हाँ, जनरल यूटिलिटी फंक्शंस क्या होते हैं, तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पेपर में ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे कि लॉकर फैसिलिटी क्या होता है। लॉकर फैसिलिटी आप जानते हो ना किसे कहते हैं, जो बैंक के द्वारा एक लॉकर मिलता है जिसके अंदर हम कुछ अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, तो उससे हम लॉकर फैसिलिटी कहते हैं। ट्रांसफ़र चेक, मतलब सॉरी ट्रांसफ़र नहीं, ट्रैवलर चेक। ट्रैवलर चेक हम किसे कहते हैं, अगर बाई चांस हम कहीं जगह ट्रैवल करने जा रहे हैं, ओके, और हम पैसे नहीं रखना चाहते ताकि चोरी वोरी ना हो जाए, इसलिए हमें बैंक के द्वारा एक चेक भी दिया जाता है जिसको हम ट्रैवलिंग करते समय यूज़ करते हैं, जो भी हम खर्चा वगैरह करते हैं। और बाकी ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, बस आप इनमें से केवल 2 चीज़ें याद रखिए, 2-3 चीज़ें ही पूछी जाती हैं, बाकी की आप समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिक्योरिटीज़ हो गया, जैसे कि लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, और काफ़ी सारे ये ऐसी फंक्शंस है, वो छोटे मोटे फंक्शंस हैं, ज़्यादा नहीं पूछा जाता पेपर में। बस ये जो लॉकर फैसिलिटी है, ये कुछ ऐसे फंक्शंस पूछ लेते हैं खाली, ठीक है। और जो ये चीज़ें जो थी, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, ये चीज़ें आपको खुद से पढ़नी है, क्योंकि कुछ होमवर्क तो मैं आपको दूंगा ना आपको। अब मैं सारी क्लासेस में जो मैं आपको पढ़ाऊँगा उसमें से कुछ आपको अपने आप करने के लिए भी दूंगा। और बाई चांस तक आपको समझ में नहीं आता है तो मैं आप लोगों के लिए दोबारा से एक और वीडियो क्रिएट करूँगा और इस सारे टॉपिक्स कवर करूँगा। और वैसे भी मैं अभी कुछ दिनों बाद एक 1 शॉट वीडियो तो लेके आने वाला ही हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो उसमें हम जो बच्चे कुछ टॉपिक्स होंगे वो कवर कर लेंगे। और फिलहाल अभी आप होमवर्क करिए, ओके अपना, ये सब मैं बता दूँगा तो आप लोग क्या करोगे। और मैं जानता हूँ काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं आलसी। और ये आपका सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक, डिफरेंस आप देख सकते हो। डिफरेंस आप इस एक दूसरे का डिफाइन करते हो तो आपके फुल मार्क्स कंफर्म। ओके, तो बस कुछ इतने ही टॉपिक्स थे। बस आज की वीडियो में हम लोगों ने जो कुछ टॉपिक्स बच गए थे वो भी हमने कवर कर लिए हैं। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टिल देन बाय बाय।